मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2.15 अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और हमारा आज का टॉपिक है अशुद्धियों का संशोधन या सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो हम स्टार्ट करते हैं। बही खातों में अशुद्धियां होने के परिणाम अच्छे नहीं होते, अतः जितनी जल्दी ठीक हो सके ढूंढकर अशुद्धियों का सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अशुद्धियों को ठीक करने की या सुधारने की जो विधियां हैं वे निम्नलिखित हैं। जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं, संशोधन की विधियां रकम को काटकर ठीक करना और संशोधन प्रविष्टि द्वारा संशोधन सुधार। तो जो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं उनके द्वारा सुधार करने के लिए भी दो विधियां हैं या दो तरीके हो सकते हैं। लेखा अवधि में अशुद्धियों का सुधार या अंतिम खाते बनाने से पूर्व सुधार, और दूसरा लेखा अवधि के बाद संशोधन या अंतिम खाते बनाने के बाद सुधार। तो जो लेखा अवधि में अशुद्धियों का सुधार है वो भी दो तरह का है, एक पक्षीय अशुद्धियों को सुधारना और द्विपक्षीय अशुद्धियों को सुधारना। इसी तरह से लेखा अवधि के बाद भी जो हम संशोधन करेंगे वो दो तरह के होंगे, एक पक्षीय अशुद्धियों को सुधारना और द्विपक्षीय अशुद्धियों को सुधारना। तो हम पहले पढ़ते हैं रकम को काट कर ठीक करना। जैसे ही गलती का पता चले उसको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। इसके लिए गलती को काटकर शुद्ध रकम लिखी जाती है, पर ऐसी काटा पीटी से बही खाते संशय की दृष्टि से देखे जाते हैं और न्यायालय भी इसे प्रमाणिक नहीं मानता। प्रत्येक काटा पीटी पर मालिक या उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर काटा पीटी जरूरी है तो अंकों को पूर्ण रूप से काटकर नए अंक ही लिखना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि जो गलतियां हैं हमारी हमें जैसे ही पता पड़ती हैं तो हम तुरंत काट कर ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो गलती को सुधारा जाता है वह हमेशा डाउटफुली होते हैं और कोर्ट में भी वो प्रमाणिक नहीं होते, यानी उसे न्यायालय भी प्रमाणिक नहीं मानता। और ऐसे में अगर मान लीजिए हमें काट पीट कर भी रकम को सुधारना है तो ऐसी स्थिति में जो मालिक है या जो व्यक्ति जिसकी वजह से काट पीट हुई या जो हमारे अकाउंटेंट है उसको वहाँ इनिशियल साइन अपने करने होंगे, यानी वहाँ उनको हस्ताक्षर करने होते हैं। और जब हम काटा पीटी करके अगर मान लीजिए संशोधन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पूरी रकम को काट कर नए सिरे से वहाँ अंक लिखने होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। अब हम बात करते हैं संशोधन प्रविष्टियाँ द्वारा सुधार करना, रेक्टिफिकेशन बाय रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो इसमें हम पढ़ेंगे उपयुक्त विधि की बजाय यह विधि अच्छी है। इस विधि में संशोधन सीधे न करते हुए जनरल प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। इसी जनरल प्रविष्टि को संशोधन प्रविष्टि कहते हैं। बही खाते में अशुद्धियों के संशोधन से अभिप्राय इस विधि द्वारा संशोधन करने से होता है। अशुद्धियों का संशोधन निम्नलिखित दो ढंगों से किया जाता है, लेखावधि में अशुद्धियों का सुधार और लेखावधि के बाद संशोधन। तो हम पहले पढ़ेंगे लेखावधि में अशुद्धियों का सुधार या अंतिम खाते बनाने से पूर्व सुधार। जब अशुद्धियों का पता लेखा अवधि समाप्त होने के पूर्व ही हो जाता है और खातों को बंद करने के पूर्व उन अशुद्धियों के सुधार हेतु संशोधन प्रविष्टि की जाती है और संशोधन करने के पश्चात ही खातों को बंद कर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जब हमारी लेखावधि से पूर्व या अंतिम खाते बनाने से पूर्व या लेखावधि में ही जब हमें हमारी गलतियों का पता लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में उन खातों को बंद करने से पहले ही हम उन अशुद्धियों को, उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, और जिसके लिए हमें यहाँ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी होती हैं। और जब हमारी जो एरर्स हैं उनको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, उसी के बाद हम यहाँ फाइनल अकाउंट ओपन करते हैं, तैयार करते हैं। और जो लेखावधि में या अंतिम खाते बनाने से पहले जो हमारी गलतियां हैं उनमें जो सुधार होते हैं वो दो तरीके से सुधार हम कर सकते हैं। एक पहला है एक पक्षीय अशुद्धि और दूसरा है द्विपक्षीय अशुद्धि। तो पहले हम एक पक्षीय अशुद्धि की बात कर लेते हैं। ये वे अशुद्धियाँ होती हैं जो एक खाते को ही प्रभावित करती हैं। इस प्रकार की गलतियों के संशोधन हेतु संपूर्ण जनरल प्रविष्टि की नहीं की जाती। संबंधित खाते के डेबिट या क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि करके गलती का सुधार कर लिया जाता है, अर्थात एक पक्षीय अशुद्धि को दूर करने के लिए संपूर्ण जनरल प्रविष्टि की नहीं की जाती, बल्कि सीधे खाते में खतौनी करके सुधार कर देना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि जो हमारी
लेखावधि के दौरान जब हमारी गलतियां होती हैं और अगर वो गलतियां वन साइडेड एरर है, एक पक्षीय अशुद्धि होती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें जर्नल करने की आवश्यकता नहीं होती। उस कंडीशन में जहां हमारी गलती है, जिस अकाउंट में हमारी गलती है, उस अकाउंट को ही हमें डेबिट क्रेडिट करके हम अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। यानी हमें यहाँ क्या करना है कि जो वन साइडेड एरर है, और वो भी जब जब अभी हमारे अंतिम खाते तैयार नहीं हुए हैं, अभी हमारी लेखावधि चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जर्नल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम जो हमारे लेज़र अकाउंट होते हैं उनमें पोस्टिंग करते समय ही हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, उनमें रेक्टिफिकेशन यानी जो गलतियां हैं उनको हम यहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा है हमारा द्विपक्षीय अशुद्धियां। इनको कैसे सुधारा जाएगा लेखावधि के दौरान? द्विपक्षीय अशुद्धियां वे होती हैं जिनका प्रभाव एक साथ दो खातों पर पड़ता है। इनका संशोधन प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। इस प्रविष्टि के द्वारा एक खाते को डेबिट व दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। इन अशुद्धियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें पहला है पहले अशुद्ध प्रविष्टि ज्ञात की जाए, दूसरा है फिर शुद्ध प्रविष्टि ज्ञात की जाए, और तीसरा है अंत में ऐसी संशोधन प्रविष्टि की जाए जिससे दोनों खातों की गलतियां ठीक हो सके। यानी जो डबल साइडेड एरर है उसे लेखावधि के दौरान या अंतिम खाते बनाने से पूर्व अगर हमें सुधारना है तो इसके लिए हमें जनरल प्रविष्टि करनी होती है, क्योंकि इसमें हमारे 2 खाते प्रभावित होते हैं, 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए हमें यहाँ इनकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेंगी। यानी यहाँ हमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होगी, क्योंकि इनमें एक खाते को डेबिट यानी रेक्टिफाइंग एंट्री करते समय हमें एक अकाउंट को डेबिट करना होता है, दूसरे को क्रेडिट। इन अशुद्धियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो डबल साइडेड एरर होते हैं उनका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इस तरह के एरर को सुधारने के लिए हमें 3 बातें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले जो हमने गलत एंट्री की वो, उसके बाद उसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी सही एंट्री, और तीसरा उसके बाद हमारी जो संशोधन एंट्री है वो क्या होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझते हैं, सुरेश ने फर्नीचर खरीदा और उसे क्रय खाते में लिख दिया, तो यहाँ इसके लिए संशोधन प्रविष्टि हम कैसे तैयार करेंगे? तो सुरेश ने फर्नीचर खरीदा और उसे क्रय खाते में लिख दिया, यानी फर्नीचर खरीदा लेकिन हमने लिख काय में दिया? परचेज में। तो हमारी जो गलत एंट्री हुई वही परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने इन दोनों एंट्रीज को देखा तो हमें यहाँ ये पता लगा कि जो परचेज अकाउंट है उसको गलती से हमने डेबिट कर दिया, जबकि फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट होना था। तो ऐसी कंडीशन में जो परचेज अकाउंट है वो हमारा बढ़ गया और फर्नीचर अकाउंट कम हो गया। तो हमें अब क्या करना है? फर्नीचर अकाउंट को बढ़ाना है, परचेज को कम करना है। तो उस कंडीशन में हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, लेखा अवधि के बाद अशुद्धियों में सुधार या अंतिम खाते बनाने के बाद सुधार। वित्तीय वर्ष के अंत में तलपट तैयार किया जाता है। तलपट का योग न मिलने पर प्रत्येक व्यापारी त्रुटियों को खोजने का पूरा प्रयास करता है। अगर बहुत प्रयत्न करने पर भी अशुद्धियों का पता नहीं चलता तो तलपट के दोनों पक्षों के योगों को समान करने के लिए अंतर की रकम को उच्चंत खाते सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। यदि अंतर की राशि ज्ञात करते समय डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो अंतर की रकम को तलपट में उच्चंत खाते के नाम लिखकर क्रेडिट पक्ष में, और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होने पर अंतर की रकम को तलपट में उच्चंत खाते के नाम लिखकर डेबिट किया जाता है। इस तरह से तलपट का योग बराबर करके अंतिम खाते तैयार कर लिए जाते हैं। उच्चंत खाते का शेष चिट्ठे में लिखकर अगले वर्ष के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि अंतिम खाते शीघ्र तैयार करना व्यापार एवं कानून दोनों की दृष्टि से अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष की अवधि के बाद किए गए संशोधनों से चाहे वे एक पक्षीय हो या द्विपक्षीय, 2 खाते प्रभावित होते हैं। सभी अशुद्धियां ठीक होने पर उच्चंत खाता स्वतः ही बंद हो जाता है। तो मैंने पहले आपको ये समझाया है कि जब हम अपने फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करना होता है, और जब ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिलता और जो हमारे अकाउंटेंट हैं, जो हमारे लेखापालक होते हैं, वह उसे मिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, और उसके बाद भी जब हमारा
ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिल पाता या हम अपनी अशुद्धियों का पता नहीं कर पाते, तो हमें ट्रायल बैलेंस के टोटल को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस की अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट कॉलम के जो डिफरेंस की अमाउंट है उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। यदि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो जो डिफरेंस है उसे हम क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। इसी तरह से यदि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम शेष जो रकम है, अंतर की जो रकम है, उसे हम सस्पेंस अकाउंट लिखकर डेबिट साइड में शो कर देते हैं। और इस तरह से हम अपने ट्रायल बैलेंस के टोटल को मिलाकर अपने फाइनल अकाउंट यानी अपने अंतिम खाते तैयार कर लेते हैं। और यह फाइनल अकाउंट बनाना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगली दोनों ही तरीके से यह कंपलसरी होता है। और वित्तीय वर्ष की अवधि के बाद यानी जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बाद जो हमारे रेक्टिफिकेशंस हैं वह चाहे वन साइडेड हो, सिंगल साइडेड हो या डबल साइडेड, टू साइडेड एरर्स होते हैं, वह दो खातों को प्रभावित करते हैं। और जैसे जैसे हमारी जो एरर्स हैं वह ठीक होती जाती हैं वैसे वैसे हमारा सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। अब इसमें दो तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं, एक वन साइडेड एरर या सिंगल साइडेड एरर और दूसरा डबल साइडेड या टू साइडेड एरर। तो पहले हम बात करेंगे वन साइडेड एरर की। अंतिम खातों के बंद करने के उपरांत एक पक्षीय अशुद्धियों के सुधार हेतु संशोधन प्रविष्टियाँ उच्चंत खाते के माध्यम से की जाती हैं। चूँकि इस प्रकार की अशुद्धियों में एक ही पक्ष प्रभावित होता है, अतः उस पक्ष में सुधार हेतु पूर्ण संशोधन प्रविष्टि करने के लिए उच्चंत खाते का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अंतर उच्चंत खाते में पूर्व में डाल दिया गया था। उच्चंत खाता अशुद्धि के प्रकार व रूप को देखते हुए या तो डेबिट किया जाता है या क्रेडिट। इस प्रकार उच्चंत खाते में दर्शाया गया शेष संशोधन प्रविष्टियाँ हो जाने पर स्वतः ही बंद हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि जब हम अपना फाइनल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद हमें वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें उसमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी होती हैं जो हम सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से करते हैं। इसमें चूँकि ये वन साइडेड एरर हैं तो ऐसी कंडीशन में केवल हमारा एक ही अकाउंट इफेक्टेड होता है और जर्नल एंट्री करने के लिए यानी जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं उनको करने के लिए हमें दो साइड की ज़रूरत होती है, जिसमें एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है हम उसका यूज़ करके अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ जैसा हमारा ट्रांजैक्शन का नेचर है, हमारी जो एरर्स हैं उनका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सस्पेंस अकाउंट को या तो डेबिट कर सकते हैं या क्रेडिट कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के बाद जैसे जैसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्लोज होने लगता है। अब हम बात करते हैं द्विपक्षीय अशुद्धियों की, टू साइडेड एरर। तो खातों को बंद करने के उपरांत पाई गई द्विपक्षीय अशुद्धियों को पूर्व में बताई गई विधि के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। यानी जो डबल साइडेड एरर होते हैं, टू साइडेड एरर होते हैं, जब अकाउंट क्लोज होने के बाद उन्हें हमें जब रेक्टिफाई करना होता है, उनका रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है। तो जैसे हमने पहले पढ़ी थी कि पहले हमें सही जो ट्रांजैक्शन है उसकी सही एंट्री क्या होगी वो करनी होगी, उसके बाद उसकी हमने क्या एंट्री कर दी वो होगी, और उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होनी चाहिए यानी उस गलती को सुधारने के लिए जो हमें एंट्री करनी है वह एंट्री इसमें की जाएगी। तो जो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी और हमने क्या कर दी, ये एंट्री हमें रफ में करनी होंगी। और जब हमारा सम होगा तो सम में केवल हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होती है। सो स्टूडेंट, ये था आपका अशुद्धियों का संशोधन जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।